हेलो चिल्ड्रन, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के ज्योग्राफी बुक से चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेकर आया हूँ। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, यानी कि पहला वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ रिसोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि आखिर रिसोर्स क्या है, इसको डिफाइन करेंगे और इसके अलावा इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के नाम के बारे में समझ लेते हैं। जैसा इस चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्स का मतलब समझते हैं कि रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। संसाधन का मतलब होता है वे सारी चीजें जिनके प्रयोग के द्वारा किसी भी मनुष्य के या किसी भी व्यक्ति के आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, वो सारे आइटम्स या वस्तुएं ही रिसोर्स कहलाती हैं। और डेवलपमेंट का मतलब होता है यानी कि प्रगति। किसी क्षेत्र में प्रगति को ही डेवलपमेंट कहा जाता है। वह आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है या भौतिक हो सकता है। अब हम ये दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। नहीं, रिसोर्स और डेवलपमेंट क्या होता है। रिसोर्स और डेवलपमेंट एक दूसरे के पूरक हैं या कॉम्प्लीमेंट हैं, क्योंकि जहां रिसोर्स है वहां पर डेवलपमेंट अवश्य होता है। लेकिन हमें केवल फिजिकल आइटम्स को ही रिसोर्स नहीं कहना चाहिए, बल्कि वे सभी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी रिसोर्स के ही रूप होते हैं, जो फिजिकल आइटम्स को रिसोर्स के रूप में बदलने का काम करते हैं। जैसे ह्यूमन पावर, ह्यूमन नॉलेज, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और इंटरेस्ट, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम किसी फिजिकल आइटम को या नेचुरल आइटम को हम रिसोर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। क्योंकि बिना नॉलेज और इंटरेस्ट के हम किसी भी वस्तु के प्रयोग के बारे में या उपयोग के बारे में हम नहीं सोच सकते, और बिना पावर के हम किसी कार्य को कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार जो ह्यूमन बीइंग्स और जो उसके स्किल्स हैं, इन्हें भी रिसोर्स के रूप में ही जाना जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, उनके पावर्स और उनके जो स्किल्स हैं, वो भी एक तरह से रिसोर्स का ही पार्ट है। इसके अतिरिक्त ये ह्यूमन बीइंग ही है जिन्होंने अपनी सुविधा और जरूरतों के लिए यानी नीड्स के लिए नेचर में पाई जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू किया, तथा कोई भी वस्तु हमारे लिए रिसोर्स तब तक नहीं है जब तक हमें उनकी जरूरत ना हो। इसका मतलब ये है, कह सकते हैं कि ये हमारे जो नीड्स ही हैं, जो फिजिकल आइटम्स जो नेचर से हम प्राप्त करते हैं, उनको रिसोर्स बनाने का काम करते हैं। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज की नीड्स ना हो तो हमारे पास चाहे वो बहुत भारी मात्रा में क्यों ना हो, हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम रिसोर्स के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम रिसोर्स के डिफिनीशन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुक, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs is called resource। यानी कि वो सभी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं यानी उपलब्ध हैं या पाई जाती हैं, और जिनका प्रयोग हम अपने जरूरतों को यानी नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं, उन्हीं को ही हम रिसोर्स कहते हैं। बट लेकिन इसके अलावा और भी चीजें बताई गई हैं कि बट इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी कि इसे क्या होना चाहिए कि रिसोर्स को हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला या हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने वाला ही नहीं होना चाहिए, बल्कि
इसे टेक्निकल यानी कि तकनीकी तौर पर उपयोग में लाया जा सके, ऐसा होना चाहिए। आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिक रूप से जो ये संभव हो सके, यानी कि ये ज्यादा कॉस्टली ना हो या ज्यादा महंगा ना पड़े, इसका हम उपयोग सस्ते और अच्छी तरह से कर सकें ताकि हमारे इकोनॉमी पर इसका बुरा असर न पड़े। और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि इसे कल्चरल रूप से जो लोग हैं इसे एक्सेप्ट कर सकें, तब हम किसी वस्तु को या आइटम को हम क्या कह सकते हैं, रिसोर्स कह सकते हैं। यानी इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिसोर्स केवल उन वस्तुओं को ही नहीं कहते जो हमारे जरूरतों को सेटिस्फाई करते हैं या हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, बल्कि उनके लिए टेक्निकली वो हमारे लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक रूप से वो हमारे उपयोग में आ सके, यानी कि हमारे कंट्रोल में रहे, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सांस्कृतिक रूप से या कल्चरल रूप से लोग इसको एक्सेप्ट कर सकें। उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो अगर हमारे देश में या हमारे देश भारत में थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन अभी हमारे पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इस थोरियम का यूज रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए कर सकें। इसीलिए थोरियम का यह जो भंडार है वह हमारे लिए बहुत अधिक रूप से रिसोर्स का काम नहीं कर सकता या हमारे लिए अभी उतना उपयोगी नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि किसी भी रिसोर्स को इकोनॉमिक रूप से हमारे कंट्रोल में या हमारे लिए संभव होना चाहिए। अगर हम उदाहरण लेते हैं इसी प्रकार, तो पोल्स पर बहुत सारे फॉसिल्स फ्यूल्स यानी कि पेट्रोलियम भरा पड़ा है, लेकिन इकोनॉमिकली इसका जो प्रयोग है या इसको निकालने का जो खर्च है वो बहुत अधिक आता है। इसलिए कोई भी कंपनी यहाँ से इन फॉसिल्स फ्यूल को निकालने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो यह भी हमारे लिए, यानी कि जो पोल्स पर इतनी ढेर सारी मात्रा में जो पेट्रोलियम या फॉसिल्स फ्यूल जो भरे पड़े हैं वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो इन्हें हम अपने लिए रिसोर्स नहीं कह सकते। तीसरा जो यहाँ पर है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि किसी भी रिसोर्स को अगर रिसोर्स के रूप में, हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु को अगर हमें रिसोर्स के रूप में यूज करना है तो उसे कल्चरल रूप से एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। मान लीजिए साइंटिस्ट ने किसी स्थान पर बहुत बड़ी मात्रा में फॉसिल्स फ्यूल के बारे में पता लगाया, लेकिन उस स्थान पर कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा में से कुछ भी है, तो लोग इन कल्चरल बिल्डिंग्स को उन फॉसिल्स फ्यूल को निकालने की अनुमति नहीं देंगे। यानी कि जो लोग होंगे लोकल मैन, वो इन बिल्डिंग्स को तोड़ करके या हटा करके फॉसिल्स फ्यूल निकालने की अनुमति नहीं देंगे। तो इस प्रकार से उस जगह पर पाई जाने वाली ये सारे वस्तु या आइटम्स जो हैं वो हमारे लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल न होने के कारण रिसोर्स का काम नहीं कर सकते। अब हम इस फिगर के द्वारा यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से कैसे आखिरकार बिलोंग करते हैं या कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं। तो जैसा कि यहाँ चित्र दिया गया है, तो इस फिगर के अनुसार ह्यूमन बीइंग
नेचर से प्राप्त वस्तुओं या आइटम्स का इंस्टीट्यूशंस में ले जा करके परीक्षण करता है। इसके लिए फिर वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, और जब ये आइटम्स यानी कि जो नेचर से प्राप्त हुआ वस्तु है, जब इसे पता चलता है कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए लाभदायक या उपयोगी है, या हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट द्वारा टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जब ये पता चलता है कि नेचर से प्राप्त किया गया वस्तु उपयोगी है ह्यूमन बीइंग के, तो अब इन वस्तुओं को ही अब पुनः इंस्टीट्यूशंस में ले जा करके और ह्यूमन पावर व ह्यूमन नॉलेज और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जैसे इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में ह्यूमन बीइंग के लिए उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे पर इंटरडिपेंड हैं या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इनमें से एक के भी न होने पर हम किसी वस्तु को रिसोर्स के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम रिसोर्स के क्लासिफिकेशन को इस चार्ट के द्वारा, यानी कि हमारे पास एक चार्ट है, इस चार्ट के द्वारा समझने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा चार्ट दिया गया है, इसके अनुसार हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं इन्हें हम पहले दो भागों में बांट सकते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरल होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। यानी रिसोर्सेज, जैसा शुरू में हमने डिस्कस कर लिया है कि रिसोर्सेज केवल नेचर में या एनवायरनमेंट में पाए जाने वाली वस्तुएं ही नहीं होती हैं, बल्कि वो सारी चीजें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी होते हैं, या किसी के इंटेलिजेंस या नॉलेज होते हैं, उन्हें भी हम रिसोर्स कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ रिसोर्स को सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल और दूसरा ह्यूमन या ह्यूमन मेड। अब नेचुरल में आते हैं, तो नेचुरल जो रिसोर्स है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक रीन्यूएबल और दूसरा नॉन रीन्यूएबल। अब इसके बाद में जो रीन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनको फिर हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है कॉन्टिन्यूअस और फ्ला, और दूसरा है बायोलॉजिकल, यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस या फ्लो जो है उसका उदाहरण के रूप में विंड या वाटर ले सकते हैं, और जो बायोलॉजिकल है इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ भी ले सकते हैं। अब फिर आते हैं, ये जो बायोलॉजिकल जो रिसोर्स है इसको फिर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नेचुरल वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट या पेड़ पौधे, और दूसरा वाइल्ड लाइफ यानी फौना या कह सकते हैं जंगली जानवर या जंगली जीव। अब हम नेचुरल रिसोर्स के दूसरे पार्ट नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स पर आते हैं। तो ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है ऐसा रिसोर्स जिसको एक बार अर्थ से निकालने के बाद में दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, या हम ये कह सकते हैं कि एक बार जब ये खत्म हो जाएंगे तो इनको दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। इनका हम प्रयोग रीन्यूएबल रिसोर्स की तरह से बार बार नहीं कर सकते, जिस तरह से विंड और वाटर का हम बार बार प्रयोग करते रहेंगे या करते रह सकते हैं जब तक कि ये अर्थ पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद में यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रिसाइक्लेबल और दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल, यानी कि कुछ ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जिनको हम बना तो नहीं सकते, लेकिन इनमें से कुछ को हम बार बार रिसाइकल करके प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेटल हो गया, और दूसरे ऐसे पदार्थ मिलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के द्वारा जिनमें
यानी कि जिनको हम नॉन रिसाइक्लेबल कहते हैं, यानी इनका हम प्रयोग बार बार नहीं कर सकते, यानी एक बार इनके प्रयोग के बाद में दोबारा ये प्रयोग के लायक नहीं रहते। एग्जाम्पल के रूप में जैसे फॉसिल्स फ्यूल, यानी कोई भी फॉसिल फ्यूल चाहे वो कोयला हो चाहे पेट्रोलियम हो, उनको हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद पुनः हम आते हैं अपने जो मेन सेकंड जो रिसोर्स है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स को भी दो भागों में बांटा जाता है, पहला स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। यानी ये ह्यूमन मेड रिसोर्स ही हैं, यानी कोई भी स्ट्रक्चर चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या ट्रेनिंग सेंटर हो, इंडस्ट्रीज हो, ये सारे स्ट्रक्चर्स या रोड कुछ भी क्यों ना हो, रोड है, एयरपोर्ट है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब स्ट्रक्चर्स में या इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आती हैं और ये ह्यूमन के द्वारा बनाई गई रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमंस के बहुत सारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कहते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग ही है जो किसी भी वस्तु के या किसी रिसोर्स के क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन रख सकता है, यानी कि ये ह्यूमन रिसोर्स का ही एक पार्ट है कि जो किसी भी आइटम्स या रिसोर्स को क्वांटिटी और क्वालिटी के रूप में सही रखता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। शेष अन्य जो भाग है इस चैप्टर का उसे अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। I hope this video will be helpful for you all. Thank you for watching.